पूरे वैदिक काल सभ्यता को आर्यों ने विकसित किया था और दो सिद्धांत बताए थे जिसे दो चरणों में बांटा गया, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो कार्यकाल था, ऋग वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक चला। टोटल 500 साल का काल था ऋग वैदिक काल का, ठीक। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम ऑफ पीरियड था वो 1000 बीसी से 500 बीसी तक चला, ठीक। जब आर्य, हम बात करते हैं आर्यों की, आर्य किस क्षेत्र से भारत आए थे, तो कहा जाता है कि आर्य जो हैं मध्य एशिया के मूल निवासी थे और ये मध्य एशिया से भारत आए थे, ठीक। आर्य जो थे वो मध्य एशिया के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। और भारत जब आर्य आए थे तो वो दो क्षेत्रों से आए थे, दो क्षेत्रों में आकर बसे। दो क्षेत्र, एक तो थी एंड्रोनोवा संस्कृति। आर्य दो क्षेत्रों से भारत आए थे, पहली है एंड्रोनोवा संस्कृति और दूसरी है बैक्टीरिया मर्जियाना आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग शॉर्टकट में BMAC भी कहते हैं। जब आर्य भारत में आके बसे तो उन्होंने बहुत से साक्ष्य देखे, ठीक। आर्य जो थे वो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे थे, संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं कि आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, मध्य एशिया के रास्ते से आए थे। और ये बात बताई किसने थी? ये बात बताई थी मैक्स मूलर भाई साहब ने। मैक्स मूलर भाई साहब ने ये बात बताई थी कि आर्य जो भारत आए थे वो मध्य एशिया के रहने वाले थे। और आर्यों के बारे में हमने पूरी क्लास ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। मैक्स मूलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे और बोगच कोई कस्सी अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है जो कि ईरान में है। मैक्स मूलर जर्मनी के रहने वाले थे। मैक्स मूलर ने यह जानकारी दी थी। जानकारी दी कहां से थी? तो बोगच कोई कस्सी अभिलेख से जानकारी दी थी जो कि ईरान में है। सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता थी, वैसे ही वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का निर्माण हुआ, कालीबंगा, लोथर, इन सब का निर्माण हुआ। और वैदिक सभ्यता में गांव का निर्माण हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बने थे, पक्की नालियां बनी थी। वैदिक सभ्यता में लकड़ी के मकान बने थे, मिट्टी के घर बने थे। अपोजिट सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ही वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ। फिर से बता दे रहे, इस वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों ने विकसित करी थी। आर्य जब भारत आए थे मध्य एशिया से तो दो क्षेत्रों से आके बसे थे। कहाँ कहाँ बसे थे? पहले बसे थे एंडोनोमा संस्कृति में और दूसरे बसे थे BMAC में। जो एंडोनोमा संस्कृति है ये दूसरी सहस्त्राब्दी में थी, चल रही थी, जहां पर आर्यों ने बताया कि घोड़े पालने की जानकारी मिली इन्हें, कि घोड़े पालते थे। स्पोक वाले पहिए मिले इन्हें, आर्यों को स्पोक वाले पहिए मिले, प्रजनन मिला। अंतिम संस्कार की ये है, अंतिम संस्कार की विधि प्राप्त मिली कि कैसे लोग वहां पे अंतिम संस्कार करते थे। जैसे हिंदुओं में जलाने की प्रथा है, मुस्लिम में दफनाने की प्रथा है, क्रिश्चियन में बॉक्स के अंदर रखते हैं बॉडी को। तो अंतिम संस्कार की विधि मिली। सिंधु घाटी सभ्यता में जो दफनाने की प्रथा थी, जलाने की प्रथा थी। और युग में समाधि मिली। युग में समाधि का मतलब है पति पत्नी और उनके साक्ष्य, इसे कहते हैं युग्म में समाधि, जो कि वैदिक सभ्यता में नहीं थी। वैदिक सभ्यता में जो थी वो जलाने के साक्ष्य थे और दफनाने के साक्ष्य थे। वैदिक सभ्यता में जलाने के साक्ष्य और दफनाने के साक्ष्य, ठीक। एंड्रोनोवा संस्कृति मैक्स मूलर भाई साहब ने बताया था, इतनी जानकारी मिल गई।
वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा बोलते थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे आर्य। संस्कृत में ही इन्होंने वेदों की रचना करी। वेद की खोज किसने करी? आर्य ने। हालांकि समझ गए, वेद की खोज किसने करी? आर्यों ने करी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, इधर पढ़ते हैं। ऋग वैदिक काल का जो पीरियड था वो 1500 बीसी से 1000 बीसी तक था। आर्य जो थे वो शहरी क्षेत्र में नहीं रहते थे। यहाँ पर कट्टम का निशान बनाया, कट्टम कुट्टा वाला। आर्य जो थे वो शहरी क्षेत्र में नहीं रहते थे, मिट्टी के बने घरों में रहते थे। और आज के टाइम पे हर इंसान को पक्की ईंटों के मकान चाहिए। बहुत से लोग तो किराए के मकान पे अपने जीवन गुजार देते हैं, लेकिन आर्य संस्कृति के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। हर इंसान का आज सपना है कि उसका अपना एक निजी घर हो। ये बात वो नहीं समझेगा जिसका अपने आप घर बना हो, ये बात वो समझेगा जिसका घर बना नहीं होता है। जो किराए के मकान पर रहता है उसे घर की लालसा होती है, उसे लालच होता है घर का कि हमें एक दिन घर मिल जाए, हम अपने घर में रहें। सबको घर की लालसा नहीं होती है। ठीक, पहाड़ी गुफा का इन्हें ज्ञान नहीं था। आर्यों को पहाड़ी गुफा का ज्ञान नहीं था। जो पहाड़ों में गुफाएं बनी होती है उनका ज्ञान आर्यों को नहीं था। ठीक है, आई थिंक इतनी बात आपने समझ ली। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो शहरी थी, और वैदिक सिविलाइजेशन जो था, वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे कृषि पर निर्भर थी, सिंधु घाटी सभ्यता निर्भर किस पे थी? ये लिख लेना पॉइंट, कृषि पर निर्भर थी। और वैदिक सभ्यता जो थी ये पशुपालन पर निर्भर थी। इनका प्रिय पशुपालन कौन था? गाय। वैदिक सभ्यता का प्रिय पशु जो था वो गाय था। गाय की जो लोग पूजा करते थे, ऑलरेडी हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि गाय की जो लोग पूजा करते थे, गाय का जो लोग माता मानते थे, और गाय को कोई क्षतिग्रस्त पहुंचाएगा तो उसे दंडनीय अपराध मिलता था। वैदिक सभ्यता में भी गाय को जो क्षतिग्रस्त पहुंचाएगा, गाय को जो नुकसान पहुंचाएगा, उसे अपमान मिलेगा, उसे दंड मिलेगा उसे। ठीक है, उसे दंड मिलेगा। अब जब प्रशासनिक इकाई बनी, जब वैदिक सभ्यता का कार्यकाल बढ़ा, जब वैदिक सभ्यता का विस्तार बढ़ा, तब राजा बना, घर, गांव, जिला, शहर, फिर राष्ट्र, ऐसे कर कुछ इकाइयां बनाई गई, प्रशासनिक इकाइयां बनाई गई कि कौन स्तर पर कौन काम करेगा, सफाई काम कौन करेगा, व्यापार का काम कौन करेगा, लड़ने का काम कौन करेगा, पुजारियों वाला काम कौन करेगा। ये कुछ इकाइयां बनाई गई। ठीक, तो जो पहली इकाई बनाई गई सबसे निचले स्तर पर, वो बनाई गई कुल। कुल मतलब हमारा परिवार, आपका परिवार। हमारे परिवार का जो मुखिया है वो पिता। ठीक, हमारे परिवार का जो मुखिया है वो पिता। कुल के मुखिया को कुलपति कहते थे। कुल के मुखिया को कुलपति कहते हैं। फिर उससे ऊपर बड़ा ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते हैं। ठीक है ना, उससे ऊपर क्या बना? ग्राम, ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहते थे। उससे ऊपर बना विश। विश मतलब कई गांव से मिलकर जो बनता है, कई छोटे छोटे गांव को मिलकर जो बना उसे कहते हैं विश। और विश के मुखिया को विशपति कहते हैं, यानी कि खंड। जब एक खंड बनने लगा, कई गांवों को मिलकर एक खंड बना, तो उसे कहा गया विश, और उसके मुखिया को विशपति कहते हैं। ठीक है, फिर उससे ऊपर बना जन। जन मतलब राजन। जन के मुखिया को राजन कहते हैं, यानी कि जिला। हर शहर का जिला होते हैं, और उस जिले में 4-5 छोटे छोटे शहर होते हैं, 8-10 छोटे छोटे शहर होते हैं। ठीक, तो जन को राजन कहते हैं, जो कि एक जिला है। और सबसे बड़ा बना राष्ट्र, और राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता था? राजा। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कौन करता था? वो करता था राजा। ठीक, इतनी बात आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई। अब देखिए, हम इसको रफ कर रहे हैं, फिर आपको बताते हैं। ऋग वैदिक काल में जो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता था राजा, उसकी स्थिति जो थी बहुत बेहतर नहीं थी, क्योंकि राजा को
कर लेने का अधिकार नहीं था। राजा को कर लेने का अधिकार नहीं था। राजा को लिख लेना पॉइंट बना के कि कर लेने का अधिकार नहीं था। वहीं उत्तर वैदिक काल में जब राजा को कर लेने का अधिकार हुआ, कर मतलब होता है ऋण, ब्याज, खेती पर वसूली करना। गाय के जब दूध का व्यापार जो लोग करते थे वैदिक सभ्यता में, वैदिक काल में, तो उस पर कर लेना। जैसे कि आज के टाइम पे ली जाती है जीएसटी, तो जीएसटी किसके अंडर जाती है? सरकार के। सरकार का कौन? सरकार कौन? राजा। तो राजा को कर लेने की अनुमति नहीं थी। बहुत सी ऐसी संस्था थी जो राजा को मानती नहीं थी। राजा सिर्फ नाम के लिए राजा थे ऋग्वैदिक काल में, उसके पास शक्ति नहीं थी, किसी पे हुक्म नहीं चला सकता था, अपनी मर्जी से कोई कानून नहीं बना सकता था। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास ज्यादा शक्ति नहीं थी, उसे नाम के राजा थे, और कोई भी अगर डिसीजन लेता था तो प्रजा उसका विरोध कर देती थी। प्रजा से पूछ के लेता था कि हाँ भाई तुम बताओ कर लें, हाँ भाई तुम बताओ कर लें। राजा कौन? जो खुद डिसीजन ले। एक सलाहकार हमेशा होता है संघ में, वो सलाहकार सलाह देता है और राजा डिसीजन लेता है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में राजा की स्थिति बेहतर नहीं थी। ठीक, इतनी बात आई थिंक आप लोगों ने पढ़ ली। अब दो समिति बनाई गई, इसको हम रफ कर दे रहे हैं, फिर आगे इसकी कहानी बता रहे हैं। ठीक, ऋग्वैदिक काल में दो संस्था बनाई गई, दो समिति बनाई गई, सभा और समिति। दो संस्था बनाई गई, सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में संस्था बनाई गई, सभा और समिति। ये दो संस्था क्या करती थी? ये राजा को सलाह देने का काम करती थी। किसे? राजा को सलाह देने का कार्य करती थी। और इन दोनों ही समितियों को प्रजापति की पुत्री कहा। इन दोनों समितियों को प्रजापति की पुत्री का। स्त्रियां इसमें भाग ले सकती थी। स्त्रियां इसमें भाग ले सकती थी। इसी सभ्यता को, इसी संस्था को ईशान कहा गया। क्या कहा गया? ईशान। अच्छा, राजा को सलाह देने का काम जो करती थी, प्रजापति की दो पुत्री कहा गया। इस संस्था को, सभा और समिति को, यह राजा को सलाह देती थी। राजा अपने हिसाब से कोई भी एक निश्चित निर्णय नहीं ले सकता था, उसे दो सलाहकारों की जरूरत पड़ती थी, और ये सलाहकार जब राजा को परमिशन देगी तभी राजा कुछ आगे फैसला ले पाएगा। जस्ट वेट, पानी पी लें थोड़ा। ठीक है ना? तो दो संस्था बनाई गई राजा को सलाह देने के लिए। इतनी बात आई थिंक आपके समझ में आ गई। ठीक, अब अगली हेडिंग डालिए आप लोग, इसकी वर्ण व्यवस्था कैसी थी। एक बात स्पष्ट तौर पे सुन लीजिए
कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की खोज हुई। ऋग्वेद की खोज हुई। ऋग्वेद के रचयिता कौन है? विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ऋग्वेद के रचयिता हैं, लेकिन खोज जो है वो ऋग वैदिक काल की हुई। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की खोज हुई। और वहीं उत्तर वैदिक काल में, जो यहां पे हमने आपको लिखवाया था, उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की खोज हुई। उत्तर वैदिक काल में हुई। जहां पर राजा के पास शक्ति नहीं थी, उसमें उत्तर वैदिक काल में राजा को कर लेने का अधिकार हो गया। जहां पर राजा के पास शक्ति नहीं थी, उत्तर वैदिक काल में कर लेने का अधिकार हो गया। राजा अपना एक प्रभुत्व करता था, अपना एक निर्णय लेता था। समझ गए? सिर्फ उत्तर वैदिक काल में सारा विकास हुआ। ऋग वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति गिरी हुई थी। समझ गए? अब आगे पढ़ा रहे हैं। अब ऋग वैदिक काल के कुछ पॉइंट लिखिए। पॉइंट्स की बात करें तो यह एक पितृ सत्तात्मक समाज था। पॉइंट्स की बात करें तो ऋग वैदिक काल जो था, वैदिक सभ्यता जो थी, उसमें ऋग वैदिक काल जो था, उत्तर वैदिक काल भी जो था, वो पितृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता मातृ सत्तात्मक समाज थी। ठीक, पितृ सत्तात्मक समाज का मतलब है कि पिता के नाम से वंश आगे बढ़ेगा। समझ गए? पितृ सत्तात्मक समाज था ये। महिलाओं की स्थिति हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर थी। आप लोग लॉन्ग फॉर्म में लिख लेना, अपने समझ के अनुसार अपनी कॉपी पे नोट डाउन करना। महिलाओं की स्थिति कैसी थी? बेहतर थी। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो था वो लोपामुद्रा, घोषा, सिकला, आपड़ा एवं विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियां थी। ठीक, विधवा स्त्री हम बात करते हैं जिस आदमी के पति खत्म हो जाते हैं, जिस औरत का हस्बैंड खत्म हो जाता है, वो विधवा हो जाती है। विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी, यानी कि अपने भाई जो उनके हस्बैंड है उनके भाई से, छोटे भाई से। तो विधवा स्त्री वैदिक सभ्यता में अपने देवर से विवाह कर सकती थी। अमाजू किसे कहते थे? अमाजू, जो स्त्री जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उसे कहते थे अमाजू। समझ गए? अमाजू किसे कहते हैं? हमने पॉइंट लिखा है, आप लोग लिख लेना। अमाजू मतलब जो स्त्री जिंदगी भर शादी नहीं करती थी उसे कहते थे अमाजू। और वैदिक सभ्यता में, ऋग वैदिक काल में, विधवा स्त्री अपने देवर से विवाह कर सकती थी। ठीक है। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी और सावित्री नामक देवी को संबोधित किया। सावित्री नामक देवी को संबोधित करने के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र की रचना करी। और क्यों करी? कि लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी। किसने रचना करी? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना करी। पिछली क्लास में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, इसलिए इसमें कम बता रहे हैं तुम्हें। ठीक है ना। बाल विवाह और पर्दा प्रथा नहीं थी। ऐसे आज के टाइम पे जो विवाह करने की आयु थी वो 16 से 17 वर्ष थी उस काल में। आज के टाइम पे बाल विवाह तो वैसे भी नहीं। 18 वर्ष आयु है स्त्रियों की और 21 वर्ष आयु है पुरुष की आज के टाइम पे। अब बहुत सी स्त्रियां ये सोचती हैं कि 18 साल आयु स्त्रियों की इसलिए क्योंकि वो जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, और पुरुषों की आयु इसलिए 21 साल है कि वो जल्दी मैच्योर नहीं हो पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो 90%, हम कह रहे 80% जो स्त्रियां हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि शादी कर लें। ठीक, 80% स्त्रियों का मकसद शादी करना। तो 18 साल में वो शादी के लायक हो जाती है, तो उन्हें अपना जीवन तो आगे बढ़ाना नहीं है, उन्हें अपना घर बनाना नहीं है, उन्हें समाज में इज्जत बनानी नहीं है, समाज में व्यवहार बनाना नहीं है।
तो उनका मतलब ही क्या है? सब लोग कहते हैं कि स्त्रियां तो पराये घर जाएंगी, अपने पति घर जाएंगी, अपने पति घर जाएंगी, उनका ये तो अपना घर है ही नहीं, ये पराया घर है इनका, वो दूसरे घर जाएंगी। तो स्त्रियों का आई थिंक मेरे हिसाब से इसलिए 18 साल रखी गया कि उनकी शादी हो जाए। और 21 साल जो पुरुष की आयु रखी है वो इसलिए रखी है ताकि पुरुष 21 साल तक अपना वर्चस्व बना सके, अपना मकान ले ले, गाड़ी ले ले, अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सके। और 18 साल में ज्ञान नहीं होता, शादी करने के लायक तो पुरुष ही 15 साल में हो जाता है, लेकिन उसे अपना वर्चस्व बनाने में समय लगता है, समझे? इसीलिए पुरुष की आयु 21 साल रखी गई है। पवित्र पशु जो था वो गाय था। ऋग वैदिक काल में पवित्र पशु गाय था और गाय को अधन्या कहते थे, ना मारे जाने योग्य, यानी कि गाय की हत्या नहीं कर सकते थे आप इसमें, कि गाय की हत्या नहीं कर सकते थे आप ऋग वैदिक काल में, गाय को अधन्या कहते थे। प्रिय पशु घोड़ा था। प्रिय पशु क्या था? प्रिय पशु घोड़ा था और पवित्र पशु गाय था, ठीक है ना? ये उत्तर वैदिक काल का है, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। ये उत्तर वैदिक काल का है। इनके प्रिय देवता इंद्र थे, जो कि युद्ध के देवता माने जाते थे, वर्षा के देवता माने जाते थे। ऋग वैदिक काल में प्रिय देवता इंद्र थे और वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति थे। दोनों में डिफरेंस है। अभी सिर्फ ऋग वैदिक काल की क्लास पढ़ेंगे, अगली क्लास उत्तर वैदिक काल की पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर वैदिक काल जो है एक बड़ा पार्ट है और बड़े पार्ट को आप आहिस्ता आहिस्ता समझो। ये क्लास अगर हम ज्यादा लंबी करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक? अग्नि देवता जो थे ये क्या करते थे? अग्नि की लोग पूजा क्यों करते थे? अग्नि पूजा इसलिए करते थे, अग्नि जो है जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ का काम करते थे, उनको मिलाने का काम करते थे। जब वर्षा नहीं होती थी तो ये लोग अग्नि पूजा करते थे, हवन करते थे और पुकार लगाते थे कि वर्षा हो जाए। तो अग्नि देवता क्या करते थे? इन दोनों को मिलाने का काम करते थे। पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी, ठीक है ना? पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। अब हम लोग अगली हेडिंग डालेंगे, वर्ण व्यवस्था कैसी थी, ऋग वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कैसी थी। एक पॉइंट और रह गया था कि पति के साथ ये यज्ञ में भागीदारी ले सकती थी, पति के साथ यज्ञ में भागीदारी ले सकती थी ऋग वैदिक काल में। वहीं उत्तर वैदिक काल में पति के साथ यज्ञ में भागीदारी लेने की प्रथा नहीं थी। ये अंतर है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था थी कुछ, वर्ण व्यवस्था में बताया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण देखने को मिले। कौन कौन से वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक? इनका काम क्या था? ये मंत्र पढ़ते थे, ज्ञान पाठ करते थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे, ठीक? और रक्षक थे, क्षत्रिय रक्षक थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र जो कि साफ सफाई का वर्क करते थे, ठीक? इसके बारे में ऑलरेडी हम एक क्लास जो पिछली क्लास है उसमें बता चुके हैं, तो अभी हमने बता दिया खाली वर्ण व्यवस्था कैसी थी यहाँ की, ठीक? अब अगली हेडिंग आप लोग डालिए, मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय क्या था इनका? ऋग वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय जो था वो पशुपालन था। जो धातु का जो लोग उपयोग करते थे वो लोहा और तांबा का प्रयोग करते थे। मुख्य व्यवसाय,
पशुपालन भी था और कृषि भी था। पशुपालन मुख्य था। वैदिक कालीन सभ्यता का जो व्यवसाय था वो गाय पर आधारित था। गाय का दूध निकाल के जो लोग बेचते थे उससे पैसा आता था, फिर जो लोग जीवन यापन करते थे। समझ में आ गया? तो मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। जो धातु का प्रयोग करते थे, वो लोहा और तांबा का प्रयोग करते थे। लोहे को हम लोग श्याम अयस्क कहते थे। लोहे को वो लोग श्याम अयस्क कहते थे और तांबा को जो था वो लोहित अयस्क कहते थे। तांबे को जो थे वो लोहित अयस्क कहते थे। और लोहे की खोज किसने करी? आर्यों ने। आर्यों ने खोज करी। किसने खोज करी? आर्यों ने। आदान प्रदान का जो माध्यम था वो विनिमय प्रणाली था। ठीक, क्वेश्चन आएगा कि ऋग वैदिक काल में आदान प्रदान का जो माध्यम था वो क्या था? तो विनिमय प्रणाली था। आदान प्रदान का माध्यम जो था वो विनिमय प्रणाली था। आदान प्रदान का माध्यम क्या था? विनिमय प्रणाली था। इतनी बात आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है ना? अब हम आपको बताएंगे कि कौन से देवता किस लिए प्रसिद्ध थे। जैसे इंद्र देवता जो थे वो वर्षा के देवता थे, युद्ध के देवता थे। अब ऐसे करके हम आपको कुछ देवताओं के बारे में लिस्ट बना के दिखाएंगे और लिस्ट के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, पहले इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना? अच्छा, एक ना एक पॉइंट और लिख लीजिए कि ब्याज पर पैसा देने वाले को वेकनाट कहा जाता था। ब्याज पर पैसा देने वाले को वेकनाट, सूदखोर कहा जाता था। सूदखोर कहा जाता है। आप लोग लॉन्ग भाषा में लिखना। यानी कि अभी हम लोग जैसे कि बात करते हैं साहूकार। साहूकार लोग क्या करते हैं? आपका सोना गिरवी रखते हैं, आपको ब्याज पर पैसा देते हैं। ठीक, तो जो इंसान ब्याज पर पैसा देता था उसे वेकनाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेकनाट कहा जाता था, जो ब्याज पर पैसा देता था। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए। आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पढ़ाएंगे आपको दो चीज के बारे में। अब बताएंगे कि ऋग वैदिक कालीन में प्रमुख नदियां कौन सी थी, उन नदियों के प्राचीन नाम कौन से थे, और पढ़ाएंगे कौन से देवता का क्या रोल था ऋग वैदिक काल में। तो प्रमुख नदियां के बारे में हमने नोट डाउन कर लिया है कि जैसे कि आज के टाइम पे जो प्रमुख नदियां थी, आज के टाइम पे जो नदियां हैं उसमें से हम आपको बता रहे हैं, ठीक, कि उनका प्राचीन नाम क्या था। कुर्रम नदी जो आज का नाम है, वर्तमान का नाम है, उसका प्राचीन नाम क्या था? कुंभ। काबुल का कुंभा, झेलम का विस्तता, चिनाब का असिकनी, रावी का परोशनी। ठीक, व्यास नदी जिसका प्राचीन नाम विपाशा था। यह हेडिंग इधर लिखी है, आप इसको समझना। व्यास नदी का प्राचीन नाम विपाशा था। गंडक का सदानीरा था। घंगर का दसदती था। गोमल का गोमती था। स्वात का सुवस्तु था। देखो, इसमें आप कोई ट्रिक लगानी हो तो आप लगा सकते हैं। इसमें ट्रिक का कोई काम नहीं है, सीधे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, इसलिए हमने भी आपको सीधे ही पढ़ा दिया डायरेक्ट। समझ गए कि सीधे क्वेश्चन आते कि कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था।
30 सेकंड का 30 सेकंड देते हैं एक क्वेश्चन हल करने में, 15 सेकंड, 10 सेकंड में सीधे का तो कुंभ, सीधे आएगा। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। तो जब उधर से ट्रिक नहीं मिलेगी तो हम इधर भी ट्रिक कैसे देंगे? पढ़ाई के लिए जो भी इंसान ये सोचता है कि हमें ट्रिक्स मिल जाए, हम ट्रिक्स पे याद कर लेंगे, आप सर जो है ट्रिक्स नहीं पढ़ाते हैं, ट्रिक्स पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ याद करना है, शुरुआत की क्लासेस हैं, सिर्फ आपको याद करना है, ट्रिक्स हम आगे बताएंगे सारी, समझ गए? और ज़्यादा ट्रिक्स के चक्कर में पढ़ोगे तो सिलेक्शन भूल जाओ, समझ गए? जब बुद्धि तेज होगी तभी याद करने की पावर आपकी बढ़ेगी, तभी आपकी मेमोरी शक्ति बढ़ेगी। 64 GB में थोड़ी ना इतना डाटा भर लोगे। 256 GB का दिमाग बनाओ अपना, 512 GB का दिमाग बनाओ कि सब चीज आ जाए, समझे? अब 512 GB के अंदर कोई शॉर्ट वीडियो थोड़ी नहीं डालते हो, अपनी तो पूरी लॉन्ग वीडियो ऐड करके डालते हो। उसकी भी एक क्षमता होती है, आपकी भी एक क्षमता है, और आपकी एक क्षमता नहीं है, उसकी एक क्षमता होती 512। अपना अनलिमिटेड दिमाग बनाओ, दुनिया की सारी चीजें याद हो जाए, समझ रहे? कुछ प्रमुख देवता थे जिसमें इंद्र के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, अभी हमने इंद्र के बारे में लिखा नहीं, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि इंद्र जो थे वो वर्षा के देवता थे और युद्ध के देवता थे। वरुण देवता ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता थे। समुद्र के देवता विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु में परिवर्तन कर सकते थे। आपके घर की ऋतु की बात नहीं कर रहे हैं हम हवा वायु की बात कर रहे हैं, समझ गए? घौ के जो देवता है वो आकाश के देवता थे। सोम वनस्पति के देवता, उषा प्रगति और उत्थान के देवता। अशिवन विपत्तियों को हरने वाले देवता, इनकी पूजा करो, विपत्तियों को हरने वाले देवता। कुशन जो थे वो पशुओं के देवता थे। विष्णु ये विश्व के संरक्षण एवं पालन करता थे। भगवान विष्णु विश्व के संरक्षण पालन करता, उन्हीं की बनाई पूरी सृष्टि, सब लोग उन्हीं के बनाए हुए, समझ गए? इतनी बात आपको पढ़ा दी हमने। अब हम बात करेंगे कुछ 16 संस्कार के बारे में। बस 2 से 4 मिनट की क्लास बची है, पूरी क्लास हो चुकी है ऋग्वैदिक काल की। जितना भी हमने आपको पढ़ा दिया है उतना सफिशिएंट है आपके लिए। इससे ज्यादा एग्जाम में ना पूछा जाएगा और ना आप बता के आना। इनका जो मनोरंजन का साधन था वो घुड़दौड़, और रथ दौड़ थी, ठीक? इनका जो मनोरंजन का साधन था वो घुड़दौड़ थी, समझ गए? घुड़दौड़ और रथ दौड़ थी, समझ गए? इनका ऋग्वैदिक कालीन लोगों के मनोरंजन का साधन। अब हम आपको बताएंगे 16 संस्कार के बारे में। 16 संस्कार कौन कौन से थे ऋग्वैदिक काल में? कि व्यक्ति का जन्म होता है, फिर उसके बालों का मुंडन होता है, फिर उसे जनेऊ पहनाया जाता है, जनेऊ के बाद इसे स्कूल पढ़ने के लिए जाता है। एक लंबा सा है, छोटा सा पार्ट है, लंबा सा नहीं है, छोटा सा है, लंबा सा आपके लिए, हम आपको छोटे में करके पढ़ा देंगे, ठीक? तो इसके बारे में नोट डाउन कर लो जल्दी से, आइए देखते हैं। तो 16 संस्कार जो बनाए गए हैं, हम 16 संस्कार के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम कुछ महत्वपूर्ण संस्कार के बारे में पढ़ेंगे। वो संस्कार बनाए गए हैं जो हिंदू धर्म में आज भी मान्य हैं। हम लोग हिंदू धर्म के अगर लोग होंगे यहाँ पे जो हमारी क्लास पढ़ रहे हैं, हिंदू धर्म के लोग होंगे तो आज भी वो ये प्रथाएं निभाते हैं। और ये प्रथाएं निभाई कब से जा रही हैं? ऋग्वैदिक काल से, 1500 ईसा पूर्व से निभाई जा रही है ये परंपराएं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार का मतलब होता है कि स्त्री और पुरुष का संबंध, और संबंध होता क्यों था? बालक की प्राप्ति के लिए, यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए, ठीक?
पहले तो पुत्र की प्राप्ति हो गई, फिर जात कर्म यानी कि उसे शहद घी चटाया जाता था। जात कर्म संस्कार यानी कि शहद और घी चटाया जाता था उसे। नामकरण, फिर उसका नाम रखा जाता था। निष्क्रमण संस्कार, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते थे बालक को। निष्क्रमण संस्कार, हमारे में ही मुरचटना होता है, ठीक, तो निष्क्रमण नाम हो गया। जात कर्म में हम लोग को शहद चटाया जाता है, घी चटाया जाता है, हम लोग को भी। हम लोग का नामकरण होता है, जो पंडित जी रखते हैं या हमारे परिवार का कोई मुखिया हमारा नाम रखता है। निष्क्रमण संस्कार, सूर्य और चंद्रमा के दर्शन भी कराए जाते हैं। अन्न प्राशन, अन्न चटाया जाता है इसमें, ठीक। चूड़ा कर्म, इसमें गंजा किया जाता है। मुंडन होता है, हिंदू धर्म में मुंडन होता है। तो ऋग वैदिक काल की जो प्रथा है, बहुत बढ़िया काल है, समझ में आ रहा होगा आपको। हम बहुत आराम आराम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहे हैं। कोई बच्चा 0 वाला है उसे भी समझ में आएगा, कोई बच्चा 10% वाला है, कुछ पढ़ा हुआ है किताबों से, उसे भी समझ में आएगा। जो पढ़े हुए हों वो शांत रहें, जो नहीं पढ़े हुए हैं वो भी शांत रहें, ठीक। तो यज्ञोपवीत संस्कार, इसमें जनेयू पहनाया जाता था। पढ़ने जाएगा बालक, जनेयू पहनाया जाता था, यानी कि जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था, यज्ञोपवीत संस्कार में बालक को जनेयू पहनाया जाता था। उसे बताया जाता था कि आप मांस मछली से दूर रहेंगे, शाकाहारी भोजन करेंगे, आप समाज में बैठने के लायक अब हो गए हैं। अब आप स्कूल जा सकते हैं, आप घर के बाहर जा सकते हैं, आप परिवार में हिस्सा ले सकते हैं, शादी बारात वगैरह में, कहीं अपने मित्र में, कहीं तो पढ़ने जाएगा बालक। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, इसमें बच्चा गुरुकुल जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक। उसके बाद आता समावर्तक, उसकी शादी हो गई, फिर बर्बादी हो गई। शादी तो बर्बादी है ना, सभी की चल रही है। शादी जो शुरुआत में चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा खुशी मिलती है इंसान को, बड़ा मजा आता है। 2-3 साल तक तो इंसान बड़े मौज में जीवन काटता है, हाथ में हाथ डाल के, और गाना गाता है, ठीक। अब बाद में बर्बादी, फिर रोता है कि हाय अल्लाह जी क्या कर दिया, हाय भगवान जी क्या कर दिया, है खुदा अब बचा ही ले इससे, ये तो डायन निकली। फिर इंसान रोता है। तो शादी एक ऐसा लड्डू, जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। जो खाए सो ज्यादा पछताए, जो ना खाए सो कम पछताए, समझे। और फिर अंत्येष्टि संस्कार, यानी कि मृत्यु का, जब मृत्यु होगी तो जलाएंगे या दफनाएंगे या क्या करना है सच में, उसके मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ का सलूक किया जाए, समझ गए। तो इतने संस्कार के बारे में आपने पढ़ लिया है। ऋग वैदिक काल पूरा खत्म हो चुका है। उत्तर वैदिक काल अगली क्लास में आपको हम पढ़ाएंगे और बताएंगे कि ऋग वैदिक काल से कितना डिफरेंस है उत्तर वैदिक काल में। जितना हमने आपको पढ़ा है इतना सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए, सीपीओ के लिए, एमटीएस के लिए, रेलवे के किसी एग्जाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, आरआरबी के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए सफिशिएंट है, समझ गए। और इतनी बारे में जानकारी पढ़ा दी है तो आप यूपीएससी प्री तो निकाल ही लेंगे अगर पढ़ने आए तो आज की क्लास का अंत यहीं पर करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक करते हैं ब्रेक, ठीक। गुड बाय, टाटा, जय हिंद फ्रेंड्स।